नमस्कार, सुप्रभात, खम्मा घड़ी दोस्तों। मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धोरारी में। दोस्तों, सुबह का समय है और सुबह सुबह दिमाग में एक ही ख्याल रहता है कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, कैसे अपने आप को मस्त रखें। और स्वस्थ शरीर ही जिंदगी के हर आयाम को छूता है। और कहते भी है, और एक इंग्लिश फिलोसोफर ने साफ कहा है कि एक विकसित और एक विकासशील देश के बीच में युवाओं का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और भारत में भी तो कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। दोस्तों, इसी को लेकर और इसी परिकल्पना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के जो मेहमान हैं हमारे साथ, वो पेट रोग विशेषज्ञ है, डाइटिशियन है और साथ ही कई आयाम इन्होंने स्थापित किए हैं अपने क्षेत्र में। आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, सुबह का समय है और हम देखते हैं कि इंसान जब सुबह उठता है तो कई ख्याल आते हैं कि पहले मैं नहा लूँ या पहले घूमाऊँ, पहले खा लूँ। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा आपका रूटीन रहता है, कैसी लाइफ स्टाइल रहती है? देखिए, हम जब सुबह उठते हैं तो हम अप्रोक्सीमेटली 5:30 और 6 के बीच में हम लोग उठ जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा रूटीन अपना फ्रेश वगैरह होके हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों वॉकिंग पे निकल जाते हैं। तो करीब करीब हम लोगों का 40 मिनट्स का वॉकिंग रहता है और थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं हम लोग। उसके बाद में 10 मिनट्स का हम योगा सेशन रखते हैं अपना। 10 मिनट्स में डिफरेंट योगा करते हैं और 10 मिनट की हमारी मेंटल रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज रहती हैं। तो तकरीबन हमारा मॉर्निंग में 1 घंटा इसी से हमारा निकलता है। फिर हम घर आ जाते हैं वॉकिंग करके। और उसके बाद फिर हम, जैसे बच्चे स्कूल भेजना होता है तो दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। फिर हम 9 बजे के आसपास हम लोग नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद फिर हम अपने रूटीन में लग जाते हैं। जी, तो कहीं कभी ऐसा हो कि आप, एक तो आप जिस पेशे से हैं और डॉक्टर हैं, तो कभी जायकेदार खाना, तो मुझे लगता है कि वो अवॉइड ही होता होगा। नहीं, जायकेदार खाना भी खाना ही, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है, वो अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, पर उसकी थोड़ी फ्रिक्वेंसी लिमिटेड रखी जाए और जैसे हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार उसको लिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जायकेदार खाना जब बनता है तो डेफिनेटली ओवर ईटिंग होती है। ओवर ईटिंग नहीं हो, जितना अपन खाना खाते हैं रूटीन में उतना ही खाना खाया जाए या उससे 10% कम खाया जाए तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसिडिटी, गैस की जो समस्या हो जाती हैं हैवी खाने से, वो नहीं होंगी आपको। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देखते हैं कि आपका काम है, आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट है और साथ साथ ही जो लीवर्स को उसको आप देखते हैं, तो कैसे आपने इसकी शुरुआत की इस काम को लेकर? बेसिकली जैसे हम बचपन में स्कूल जाते थे तो हमारी मदर हमको, जब मैं 5th में 4th में था, तो शुरू से वो मेरे को डॉक्टर सुनील गुप्ता ही बुलाती थी। अच्छा। हाँ, तो कहती थी डॉक्टर साहब आ जाओ, डॉक्टर आ जाओ। और ये तो उसी टाइम से दिमाग में ऐसा लगने लगा कि डॉक्टर ही बनना है आगे चल के, क्योंकि हमारे फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है पीछे। तो फिर इसी तरीके से फिर वो आगे, वो उस समय प्री मेडिकल टेस्ट होता था PMT के नाम से। तो फिर मैंने SMS मेडिकल कॉलेज में हमारा एडमिशन हो गया था। उसके बाद MBBS जयपुर से करके फिर MD मैंने बीकानेर से किया, SP मेडिकल कॉलेज से। फिर वहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम होता है सुपर स्पेशलिटी के लिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिए, तो वो मैंने पास आउट करके फिर बॉम्बे में KEM हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे फिर मैंने आगे का एजुकेशन DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वहाँ से पास आउट किया मैंने। फिर 2008 में मैंने जयपुर में प्रैक्टिस शुरू करी। 2007 में हम 2007 में पास आउट हुए और 2008 में हमने यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करी। तो तब से मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें तो हमें लगता है कि जो भारतीय संस्कृति थी, जो भारतीय कहा जाता था कि एक भारत की जो थाली है उसमें वो संपूर्ण आहार है, तो कहीं ना कहीं वो चला सा गया है, वो आहार जो चला गया है, वो उसकी गुणवत्ता है खाने की, वो चली गई है। आपको क्या लगता है इसकी लाइफ स्टाइल के बारे में? देखिए साहब, आजकल क्या है कि लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि कुछ मेंटल स्ट्रेस हो गया है, कुछ खान पान डिस्टर्ब हो गया है, तो उसकी वजह से सारा डिस्टर्ब हुआ है। आम तौर पे लेट नाइट तक जागना, लेट मॉर्निंग तक सोना, ये अपने रहन सहन में आ गया है। खाने पीने का, किचन में बनाने का समय किसी को नहीं है, तो आम तौर पे बाहर से खाना मंगा लिया जाता है। फास्ट फूड, जैसे आप कहते हैं, फास्ट फूड जल्दी से जल्दी तैयार हो जाता है, फास्ट फूड मंगा लिया जाता है, तो उसी को खा लिया और उसी में फिर काम में लग गए। तो बेसिकली जो बॉडी की रूटीन, जो बॉडी को नीड होती है फिजिकल एक्टिविटी की, मेंटल रिलैक्सेशन की, वो सब खत्म हो गई है बस। तो इसकी ये जो खान पान और रहन सहन में जो डिस्टर्ब हुआ है, तो इससे नई नई बीमारियां पैदा हो गई हैं जिसको लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है। हम देखते हैं कि लोगों की दिनचर्याएं तो बदली है, लेकिन आहार को लेकर भी लोग जागरूक नहीं हैं। कहीं ना कहीं हम लगता है कि जो हम खाते हैं तो वो लोगों को लगता है कि वो पच भी नहीं रहा है, या वो उनका अलग अलग, वो कहते हैं कि शायद खाने में ही दिक्कत है। बेसिकली खाने में दिक्कत भी है और उनके रहन सहन में दिक्कत भी है, दोनों ही बातें हैं। खाने की दिक्कत यह है कि आमतौर पे, जैसे मैंने आपको बताया कि फास्ट फूड, गए कहीं भी खा लिया, फास्ट फूड मंगा लिया। बेसिकली व्हाट इज़ फास्ट फूड?
फास्ट फूड का मीनिंग ये है कि आपने ऑर्डर किया, आपके पास समय नहीं है, 10 मिनट में जो उस खाने को बनने में जो 20 मिनट या आधा घंटा लगता है वो 10 मिनट में आपके पास आ गया, तो उसे फास्ट फूड कहते हैं। वो प्री कुकड और प्री हीटेड होता है, मतलब पहले से ही वो एक बार बनाया हुआ होता है, आपको सिर्फ गर्म करके देते हैं। तो उसी खाने को 2 बार गर्म किया है उन्होंने। एक फूड है जिसको 2 बार गर्म किया है, पहले आधा गर्म किया फिर दोबारा गर्म किया, तो उसमें जो वेजिटेबल ऑयल जिससे वो बनता है वो उसमें चेंजेस आते हैं और वो कई बार कैंसर को भी जन्म देता है। और जितने भी फास्ट फूड होते हैं उसमें हाई शुगर कंटेंट रहता है, हाई फैट कंटेंट रहता है, वो अल्टीमेटली ओबेसिटी, मोटापा, मेंटल डिप्रेशन, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। तो बेसिकली खाने में भी दिक्कत है और खाने के तरीके में भी दिक्कत है, दोनों ही बातें हैं। जी डॉक्टर साहब, एक लंबा समय आपको इस प्रैक्टिस में हो गया है और कहा भी जाता है कि पेट ही सभी बीमारियों का जन्मदाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पेट से किस तरीके का कनेक्शन होता है खाने का और बीमारियों से हम जानना चाहेंगे। देखिए, अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं और अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखते हैं तो आम तौर पे जो बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, ये आपको आमतौर पे नहीं होती हैं। वॉकिंग रेगुलर कर रहे हैं, नमक खाने में कम ले रहे हैं, चर्बी की मात्रा खाने में कम ले रहे हैं, फैट कंटेंट कम ले रहे हैं, तो आमतौर पे हार्ट की जो बीमारियां होती हैं, जैसे हम सुनते हैं कि यंग पेशेंट हैं उनको सडनली हार्ट अटैक आ गया, 40 एज है तो सडनली वो एक्सपायर हो गए, तो ये बेसिकली ये बीमारी है बेसिकली जो अपने खाने से जन्म लेती हैं। हाई शुगर कंटेंट से डायबिटीज़ हो जाएगी, ज़्यादा नमक से ब्लड प्रेशर की बीमारियां बढ़ती हैं। तो बेसिकली अपना जो खाने का ही जो बेसिक जो कंटेंट है खाने का, वो अगर अच्छा नहीं है तो वो तरह तरह की बीमारियों को जन्म देगा। जी, पेट की बीमारियों के बारे में अक्सर लोगों के अलग अलग भ्रांतियाँ होती है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन सी बीमारी है जो वाकई पेट से जुड़ी हुई है। देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिजीज़ है, बीमारी है, वो है एसिडिटी। पेशेंट्स को खाने के बाद पेट में भारीपन आ जाता है, जलन होती है, तो उनको क्या लगता है कि मेरा पेट खराब है। बेसिकली पेट खराब नहीं है, आपके खान पान में दिक्कत है, पहली बात। जी। दूसरी बात यह है कि आमतौर पे कोई पेशेंट पीलिया लेके हमारे पास आते हैं कि साहब मैंने झाड़ा दिलवाया, ठीक नहीं हुआ। तो इस तरीके की भ्रांति है कि झाड़ों से या कोई अन्य मेडिसिन से लिवर की बीमारियां ठीक होती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि आमतौर पे जो लिवर की जो बीमारी होती है, जिसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं, वो आमतौर पे लिवर की बीमारी वायरस से होती है। वायरस एक हद तक लिवर को डैमेज करता है और फिर उसमें अपने आप रिकवरी शुरू होती है। तो इसी बीच में पेशेंट को क्या लगता है कि मैंने झाड़ा दिलवा लिया इसलिए रिकवरी हो रही है। चाहे झाड़ा दिलाएं नहीं दिलाएं, चाहे कोई मेडिसिन लें नहीं लें, वो पेशेंट की रिकवरी नेचुरल रिकवरी है। तो ये जो सबसे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें। जी, आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें गैस्ट्रिक बड़ी एक समस्या बनी हुई है लोगों में, तो आखिर उनकी वजह क्या होती है और बचाव किस तरीके से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाएं, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स। जैसे सुबह 8-9 बजे नाश्ता हो गया, 12-1 बजे खाना खा लें, अपना लंच कर लें, 4-5 बजे कोई फ्रूट्स ले लें और रात को 8-8:30 बजे तक खाना खा लें। खाने और सोने के बीच में गैप रखें, एटलीस्ट 2 घंटे का गैप रखें, क्योंकि जिस समय हम सो रहे हैं उस टाइम नियम ये है कि अपना 50% फूड डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। अगर 50% फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो आमतौर पे जैसे अर्ली मॉर्निंग किसी को एसिडिटी होती है, उल्टियाँ होती हैं, तो वो आपको नहीं होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सेकंड थिंग ये है कि आपको जितनी भी भूख है उससे आप आधी 1 चपाती कम खाइए। ओवर ईटिंग नहीं करें, नॉर्मल ईटिंग भी नहीं करें, थोड़ा सा कम खाएंगे तो आपको कभी एसिडिटी नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स का अगर वॉकिंग करते हैं, हफ्ते में 5 दिन भी करते हैं, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव साबित होगा एसिडिटी के लिए। तो ये 3-4 बातें हैं जिससे आप एसिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज़ निकल कर आती है कि आंतों में गैस चली आती है, ये कॉमन वर्ड्स हो गए हैं, वो किस तरीके से? बेसिकली गैस बनने का पेट में अंदर कोई सिस्टम नहीं है। गैस क्यों हो जाती है पेट में? क्योंकि हम एक्सेसिव गैस सोलो कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? टाइम किसी के पास है नहीं खाने का, खाना अपन जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो खाना खाते खाते अंदर एयर जाती है। पानी पी रहे हैं, ऊपर से हम पानी इस तरीके से ग्लास में लेके पी लेते हैं, उसमें एयर अंदर चली जाती है। स्ट्रॉ से कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या स्ट्रॉ से कोई चीज़ पी रहे हैं तो भी एयर अंदर चली जाती है। तो बेसिकली अंदर चली जाती है गैस और वो पेट में जाके बढ़ती है और वो पेट को एक्सटेंड करती है, फुलाती है, तो पेशेंट को ब्लॉटिंग की फीलिंग आती है। तो इसके बचने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप एक तो ध्यान से खाना खाएं, धीरे धीरे खाना खाएं, पानी को आराम से आप नॉर्मल तरीके से पिएं, ऊपर से नहीं पिएं। तो इन 2 चीज़ भी करेंगे, स्ट्रॉ भी यूज़ ना करें, तो आप काफ़ी हद तक एसिडिटी गैस जो ब्लोटिंग जो फीलिंग आती है उससे बच सकते हैं। जी, अक्सर देखा जाता है कि फैटी लीवर एक कॉमन वर्ड हो गया है और उससे कई बीमारियों साथ कई हम देखते हैं कि कई डिजीज़ लोगों के साथ रहती है और वो काफ़ी परेशान भी रहते हैं। तो आखिर में फैटी लीवर और पेट से जुड़ी ये तमाम चीज़ें कैसे होती हैं?
फैटी लिवर का मतलब ये होता है कि लिवर में चर्बी की मात्रा बढ़ गई है। लिवर में चर्बी की मात्रा बढ़ी है तो वो लिवर को अल्टीमेटली किसी न किसी लेवल पे जाके डैमेज करेगी, लिवर को ख़राब करेगी। फैटी लिवर और लिवर को डैमेज होने में करीब करीब 20 से 25 साल का टाइम लगता है और वो धीरे धीरे लिवर को ख़राब करता है। अभी आप ये माने जब से ये फैटी लिवर की जो समस्या हुई है, आमतौर पे 2005 के बाद लोगों का लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ है ज़्यादा, तो उससे ये शुरुआत हुई है। और एक्सपेक्टेशन ये है, साइंटिफिक डेटा ये कहते हैं कि 2025 और 30 के बाद में लिवर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसका मुख्य कारण फैटी लिवर रहेगा। तो उससे बचने का उपाय मैंने आपको बताया कि कम से डाइट में फैट की मात्रा कम रखें और रेगुलर अपनी एक्टिविटी एक्सरसाइज आप करते रहें, बैलेंस डाइट लें, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एक IBS सुनने को मिलता है जब हम ये तमाम चीज़ों को देखते हैं, और एक नया शब्द कहीं ना कहीं इस मेडिकल हिस्ट्री में है। तो एक्चुअल है क्या ये IBS? IBS की जो पूरी फुल फॉर्म इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें आप आते हैं इरिटेट हो जाती हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं कि आते हैं इरिटेट हो जाती हैं, पेशेंट को पेट में दर्द होता है, मोशन जाने के साथ पेट में दर्द होता है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको बार बार मोशन आ रहा है। वो मॉर्निंग में 3 या 4 बार या 5 बार मोशन जाता है, जिससे उसका जो सुबह सुबह का जो क्वालिटी टाइम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर हो जाती है। ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और इसका भी मुख्य कारण खान पान और मेंटल स्ट्रेस है। जिन पेशेंट्स को मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, उनको ये देखा गया है कि IBS के सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। एज सच IBS से कोई मेडिकली कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो आपकी क्वालिटी ऑफ टाइम और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो उसके लिए जो आमतौर पे जो बचने का तरीका है कि रेगुलर लाइफ स्टाइल, एक लो फॉडमैप डाइट हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, तो वो उसको लेना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब देखते हैं कि प्रोसीड जो हम कहते हैं, प्रोसीड मीट एक कॉमन वर्ड है, उसे हम कैसे समझें उसको? प्रोसेस्ड मीट का मतलब 2 तरीके के मीट होते हैं। तो फ्रेश मीट होता है जो फ्रेश मिलता है। प्रोसेस्ड मीट जो प्रिजर्वेटिव जिसमें डाल के रखते हैं, या तो सॉल्ट डाल के रखते हैं, या तो प्रिजर्वेटिव डालेंगे, या तो स्मोक्ड मीट होता है जिसको स्मोक पे उसको स्मोकिंग की जाता है उसका, ताकि वो लंबे समय तक चल सके। उसको महीने 2 महीने तक रखते हैं। फ्रोजन मीट होता है जिसको लंबे समय तक रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्मोकिंग से या सॉल्टिंग से या उसमें प्रिजर्वेटिव डालने से उसमें जो कुछ चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, वो कैंसर को बढ़ावा देते हैं, जिसको कार्सिनोजेनिक फूड बोलते हैं। तो प्रोसेस मीट एक तरह का कार्सिनोजेनिक फूड है, तो उसको जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। जी, भारतीय जो बदलाव हो रहे हैं भारत में, हम देखते हैं एक कॉमन जो वर्ड चला आ रहा है फास्ट फूड। तो क्या आखिर में कौन सी कैटेगरीज है वो फास्ट फूड की? क्योंकि हम देखते हैं कि कभी चाइनीज़ फूड को फास्ट फूड कहा जाता है या कई और फूड्स को अलग अलग कैटेगरीज। तो वाकई में है क्या एक्चुअली फास्ट? बेसिकली फास्ट फूड का मतलब ये है कि आपको इमीडिएट डिमांड पे जो फूड अवेलेबल कर लेते हैं उसको फास्ट फूड कहते हैं। फास्ट फूड का बेसिक कंसेप्ट ये है कि वो आधा पहले से उसको हीट करके उसको आधा बना के रखते हैं और आपकी डिमांड पे उसको इमीडिएटली गर्म करके आपको दे देते हैं। तो इसको जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब ऑलरेडी बने हुए सेमी ऑटो मोड में रहते हैं। जैसे ही आप उसको डिमांड करते हैं इमीडिएटली आपको देते हैं। जी। तो बेसिकली उसमें जैसा मैंने बताया, शुगर, फैट और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है। उसकी वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। साथ में ये देखा है कि ये मेंटल लेवल को भी डिस्टर्ब करता है। ऐसे पेशेंट जो फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन के ज़्यादा शिकार होते हैं। तो ये बेसिकली ग्रुप जो फूड का है उसको फास्ट फूड कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब फास्ट फूड या फिर हम जो लाइफस्टाइल में चेंजेस है उसके साथ मोटापा भी बढ़ता जाता है। बिल्कुल। और भारत में ये कि सामान्य बात हो गई है कि मोटापे से हर कोई जूझ रहा है, लेकिन इसकी क्या डेफिनेशन क्या है एक्चुअल मोटापे की? हम बेसिकली मोटापा की डेफिनेशन इस तरीके से की जाती है कि अपना जो टोटल बॉडी वेट है उसको केजी में मेज़र करना होता है और उसको आपकी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करना होता है। मतलब जैसे मेरा वेट 70 kg है जी और मेरी हाइट 1.7 मीटर है, तो 1.7 मीटर का स्क्वायर जो हम कैलकुलेट करेंगे उससे हम 70 को डिवाइड करेंगे जी। तो मेरा जो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 23 के आसपास आएगा। जो मेरा वैल्यू आएगी 23 के आसपास आएगी। तो 18 to 25 तक जो वैल्यू रहती है उसको नॉर्मल कैटेगरी में माना जाता है जी। 25 से 30 की जो वैल्यू रहती है उसको ओवरवेट माना जाता है और 30 से ऊपर की जो वैल्यू रहती है उसको ओबेसिटी या मोटापा माना जाता है। ये इसकी ओबेसिटी की, मोटापे की साइंटिफिक डेफिनेशन है जी। तो क्या चीज़ें हैं ऐसी, क्या बदलाव है जिनसे हम इन सब चीज़ों को काबू कर सकते हैं? बेसिकली ये जो सारी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ स्टाइल डिजीज़ की, बेसिकली लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द ट्रीटमेंट।
लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया जाए। फूड, लाइफस्टाइल, सुबह घूमना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके 3-4 बार खाना, बैलेंस डाइट लेना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी। एक शब्द और सुनने को मिलता है, जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस जिसको हम कहते हैं, वो क्या चीज़ होती है? बेसिकली लिवर के इन्फेक्शन को हेपेटाइटिस कहते हैं। हिपा और टाइटिस 2 वर्ड हैं ये। हिपा मतलब लिवर, ग्रीक वर्ड है, और टाइटिस मतलब इन्फेक्शन। लिवर के इन्फेक्शन को हेपेटाइटिस कहते हैं। और हेपेटाइटिस के जो सबसे मुख्य कारण है इंडिया में वो है वायरल इन्फेक्शन। वायरल में जो 4 वायरस होते हैं बेसिकली जो हेपेटाइटिस करते हैं, ए और ई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने डिस्कशन के लिए, क्योंकि ये खाने पीने से फैलते हैं जी। कोई भी इन्फेक्टेड फूड कोई व्यक्ति खाता है तो उसको हेपेटाइटिस ए और ई के इन्फेक्शन हो जाते हैं, और पेशेंट को जो सिम्टम्स आते हैं, पेट में दर्द, उल्टी और पीलिया के सिम्टम्स आते हैं। आंखों में पेशेंट को पीलापन आ जाता है, तो उसके सिम्टम्स आते हैं। तो क्योंकि ये इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि ये पानी से फैलते हैं, इन्फेक्टेड फूड से फैलते हैं, तो जितना हो सके खाने पीने का ध्यान रखें, आउटसाइड फूड अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं लोग। जी। हम देखते हैं कि ज़्यादातर अब शादियाँ स्टैंडिंग फूड हो गए हैं, लगभग शादियों में भी हम जाते हैं, तो एक कहावत है कि खड़े होकर खाना नहीं खाना है। जब हम बड़े बूढ़े जो हमारे परिवार में हैं वो कहते हैं कि बैठ के खाओ। बिल्कुल। तो उसमें उसका क्या, उसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि जैसे आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो आपका जो पूरा बॉडी का जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो है, वो आपके पैरों की तरफ, मतलब क्योंकि आप खड़े हैं तो आपका ग्रेविटी से पूरा की ब्लड फ्लो पैरों की तरफ जाता है। बिल्कुल। तो अब जैसे हम भाग रहे हैं तो हमको किसको ज़्यादा ब्लड चाहिए? हार्ट को ज़्यादा ब्लड चाहिए। हम खड़े हैं, अब खाना खा रहे हैं तो किसको ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए? पेट को ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए। क्योंकि हम खड़े हैं तो सारा की सारा ब्लड फ्लो हमने पैरों पे जा रहा है, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। अगर आप बैठ के खाना खाते हैं तो आप पैर मोड़ लेते हैं, पालथी मार लेते हैं, तो सारा ब्लड का फ्लो और बॉडी का सारा फ्लो स्टोमक पे आता है, पेट पे आता है। बिल्कुल। तो वो डाइजेशन को प्रॉपर करेगा। तो पुरानी जो कहावत है कि बैठ के खाना चाहिए, वो बिल्कुल सही है, और खाना इसी तरीके से खाना चाहिए। पुरानी चीज़ें हम देखते हैं कि कई बीमारियों के जो हम देखते हैं कि उनके तोड़ है वो हमारे किचन में मिल जाते हैं। बिल्कुल। हम देखते हैं कि इंस्टेंट अगर किसी को गैस की दिक्कत होती है तो वो अलग अलग सप्लीमेंट्स की तरफ भागता है, इनो लेते हैं या कुछ और चीज़ें लेते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम इनसे घर पे कर सकते हैं ईजी? अब जैसे अपने को कभी किसी को एसिडिटी हो जाती है तो वो इमीडिएटली खाने का सोडा हम यूज़ करते हैं खाने में, जैसे कई बार कोई फर्मेंटेड मीठा सोडा, हाँ, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे इमीडिएटली जो रिलीफ मिलता है पेशेंट को, विद इन सेकंड से रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो इमीडिएटली कार्बोनिक एसिड होता है, वो इमीडिएटली उसको न्यूट्रलाइज करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे किसी को कब्जी हो जाती है पेशेंट को, तो त्रिफला घरों पे हर घर में करीब करीब आप मान के चलें त्रिफला मिल जाएगा। आंवला और हरड़ का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो इमीडिएटली किसी को ज़्यादा कब्जी हो तो वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से घर में ही आमतौर पे ये कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि खाने के समय पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बीच बीच में पीना चाहिए, रुक रुक कर पीना चाहिए। आखिर इसका ये कैसे हम डिफाइन? खाने के बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बेसिकली खाना खाने के बाद में पेट में एसिड बनना शुरू होगा। वो एसिड बनेगा, वो ही खाने को डाइजेस्ट करेगा। अगर हम बीच में पानी पीते हैं या खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो आपकी जो एसिडिटी है, जो एसिड बन रहा है, वो डाइल्यूट हो जाएगा। अगर एसिड डाइल्यूट होगा तो खाने को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा वो। तो जितना हो सके खाने के बीच में या खाने के बाद जस्ट बाद पानी नहीं पिएं। खाने के और पानी पीने के बीच में कम से कम 30 मिनट्स का गैप रखें। तो एक फूड मैप और सुनना है इसमें, तो बेसिकली फूड मैप डाइट होती है, इसका जो फुल फॉर्म है फर्मेंटेड ओलिगो मोनो एंड डाइसेक्राइड्स। जिन फूड में ये कंटेंट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा पेट में गैस बनाएंगे, ज़्यादा आंतों को इरिटेट करेंगे और पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होगी। तो हाई फॉर्मेट डाइट में आमतौर पे जैसे प्याज लहसुन हम लोग यूज़ करते हैं घरों में, उसमें वो आता है। फ्रूट्स में जैसे वाटरमेलन हाई फॉर्मेट डाइट में आता है, गेहूँ हाई फॉर्मेट में आता है, और जो दूध, काजू, बादाम, ये सब हाई फॉर्मेट डाइट में आते हैं। अगर जिन पेशेंट को एसिडिटी, गैस या ब्लोटिंग की समस्या ज़्यादा है उनको ये डाइट थोड़ी अवॉइड करें। लो फॉर्मेट में कौन कौन से फूड आते हैं? राइस हो गया, कॉर्न हो गया, ये लो फॉर्मेट डाइट में आते हैं। एलमंड मिल्क यूज़ कर सकते हैं, ये लो फॉर्मेट में आते हैं। टमाटर, गाजर, आलू, ये सब लो फॉर्मेट डाइट में आते हैं। अगर जिन पेशेंट को तकलीफ है वो लो फॉर्मेट डाइट वाला फूड यूज़ करें तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी। एक और चीज़ हम देखते हैं कि खाने के साथ साथ कई बातें करते हैं कि लोग बातचीत करते हैं खाते समय, और कई बार हमारे बड़े जो होते हैं घर में वो कहते हैं कि नहीं बात नहीं करना, ये नहीं करना। तो वो भी कहीं ना कहीं असर डालती है इन सब? हाँ जी बिल्कुल। वो एक्चुअली हम जब से खाना खाएंगे तो साथ में अगर बात करते हैं तो एयर गलपिंग होती है।
खाने के साथ साथ एयर भी अंदर जाती है, वो पेट में जाके गैस बनेगी और वो डिस्टेंशन करेगी, पेट को फुला देगी एकदम। तो खाने के साथ में अगर बात ज़्यादा करते हैं तो उन पेशेंट्स को गैस की समस्या यूजुअली कंपेयर जो बात नहीं करते उन लोगों को ज़्यादा समस्या रहती है। तो बेटर ये है कि खाना खाएं तो शांत तरीके से खाएं, धीरे धीरे खाना खाएं और कम से कम बातचीत करें। एक और चीज़ देखते हैं कि हम स्कूल कॉलेजेस में भी जब बच्चे होते हैं और आजकल उनका टिफ़िन हम देखते हैं तो काफ़ी हम देखते हैं कि उसमें पौष्टिकता ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो स्कूल में जब बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके टिफ़िन में सॉस होता है एक चपाती के साथ या 2 ब्रेड होते हैं, तो उनके उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या वाकई उसमें भी चेंजेस होने चाहिए? नहीं, उसमें बिल्कुल चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चों को बचपन में खिलाया जाएगा वही उनको बड़ा होकर अच्छा लगेगा। जैसे अभी उनको अगर हम ब्रेड रख के देते हैं या उनके कोई छोटा सा हमने बर्गर बना के रख दिया घर में, तो वो अल्टीमेटली वही आदतें डेवलप होती हैं। तो टिफ़िन में जो नॉर्मल अपने को एक जैसा फूड नहीं रखें, बच्चों को थोड़ा थोड़ा चेंज करके रखते रहें। कभी कोई पराठा रख दिया, कभी और पोहा रख दिया, कभी दलिया बना के रख दिया, तो उसको डाइट को मॉडिफाई करते रहें जी। कभी पनीर की कोई डिश बना के रख दी, टोफो करके पनीर आता है और भी जो जिसमें लो फैट कंटेंट पनीर होते हैं, तो वो डाइट में लगातार चेंज करते रहेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और हाई क्वालिटी डाइट भी जाएगी जी। मौसम के हिसाब से भी खाना होता है, चार्ट होता है, तो आपको क्या लगता है कि सर्दियों का समय है अभी, तो कैसी डाइट होनी चाहिए? बेसिक कंसेप्ट डाइट का यही है कि बैलेंस डाइट हो। आमतौर पे सर्दियों में क्योंकि बॉडी को कैलोरीज रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है बॉडी को गर्म करने के लिए, तो थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ा सकते हैं। जैसे हम आमतौर पे गुड़ का इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, गर्मियों में ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, सर्दियों में गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो एक अच्छी आदत है। दूसरा, आप देखेंगे सभी किचन में सर्दियों में बाजरे का यूज़ करना शुरू करते हैं। हाँ, राजस्थान में खास तौर तो बाजरा में भी बहुत हीट होती है, बहुत गर्मी देती है वो बॉडी को। तो नेचुरल जो भी चेंजेस अपने पुराने समय से चले आ रहे हैं वो सब करने चाहिए, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है जी। डॉक्टर साहब, ऐसा हुआ कि आपको भी कभी किचन में जाने का मौका मिला और आपने कभी कुछ बनाया हो अपने हाथ से? मेरे को ज़्यादा किचन में आता नहीं है। अच्छा। पर थोड़ा जैसे चाय बना लेते हैं हम लोग, बस चाय तक ही सीमित है अभी तो। एक चाय को लेकर भी कई सवाल होते हैं लोगों में कि रूटीन में अगर दिन में 3, 4, 5 चाय पी रहा है, एक शौकीन हो जाते हैं चाय के, दफ्तर में बैठे हैं, बैठे बैठे चाय पी रहे हैं, तो क्या वो भी एक एसिडिटी का बड़ा कारण? बिल्कुल, उसको एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण है। बेसिकली एसिडिटी चाय में एल्कलॉइड्स होते हैं जो एसिड बनाते हैं, तो 1 या 2 चाय तक तो सीमित है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा चाय पीते हैं तो एल्कलॉइड्स के कंटेंट बॉडी में हाई चले जाते हैं, वो फिर एसिडिटी को जन्म देते हैं। और कभी भी चाय अकेले ना लें, चाय के साथ 2 बिस्किट या कुछ भी अपना कोई भी छोटी सी कोई डाइट ले लें, ताकि वो एसिड प्रोडक्शन नहीं करे, उससे हेल्प मिलेगी। ठीक। तो अगर सुबह सुबह की हम बात करें, लोगों को लगता है कि अगर सुबह सुबह आदमी उठता है तो उसको एक चाय मिल जाती है तो एक तंदुरुस्त होता है, तो अगर क्या लगता है कि चाय की जगह कुछ और क्या लिया जा सकता है? चाय की जगह आप नींबू पानी ले सकते हैं जी। हाँ, उससे क्या है कि उसमें थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि वो थोड़ा सा वेट भी कम करता है, उसके लिए स्टडीज़ चल रही हैं, अभी साइंटिफिकली प्रूवन हुआ नहीं है जी, तो वो ले सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर की लाइफ में बिजी शेड्यूल बहुत होता है। हाँ जी, हाँ। और जिस तरीके से आपने सारी चीज़ें बताई हैं, तो आपकी जो स्टडीज़ रही, आपकी प्रैक्टिसेस रही, उस ड्यूरेशन में आप कैसे अपने टाइम को निकालते हैं? फैमिली के लिए किस तरह से टाइम निकालते हैं? देखिए, थोड़ा तो अपने आप को लिमिट करना पड़ता है हर जगह। जैसे हमने अपना फिक्स किया हुआ है टाइमिंग कि भाई सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक पेशेंट देखना है, 2 बजे तक जो रजिस्ट्रेशन हो गए वो हम लोग देखते हैं जी। तो 2 बजे के रजिस्ट्रेशन हम आमतौर पे 2:30-3 बजे तक फिर ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद में फैमिली को टाइम देते हैं, मैडम वगैरह भी आ जाते हैं, बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं, तो 2 घंटे फिर हम फैमिली के 3 से लेकर 5 बजे तक फैमिली के पास में रहते हैं। फिर 5 से 7 फिर दोबारा पेशेंट देखते हैं, और आमतौर पे 7 बजे के बाद पेशेंट देखता नहीं हूँ मैं। उसके बाद में फिर जैसे बच्चों को कोई पढ़ाना है या कुछ भी आपस में डिस्कशन करना है, तो उसके बाद फिर वो एक हॉबीज़ हमने आपकी सुनी कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं। हाँ। तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं एक आपको गाना सुनाता हूँ। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए वो काली काली बदलियाँ, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक बिजलियाँ, आपकी अदा चुरा न ले कहीं।
यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। ये एक प्रतिभा है जो आप में छुपी हुई है। तो दिखता है कि संगीत कहीं ना कहीं स्ट्रेस को कम करता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हमारे लाइफस्टाइल की हम बातें कर रहे थे तो कितना इफेक्टिव होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये फिजिकली दिखता नहीं है लेकिन एक वाइब्स होती है, उससे बड़ा पॉजिटिव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कोई भी शौक़ है, कोई भी, जैसे किसी को गाने का शौक़ है, किसी को कुछ बजाने का शौक़ है, किसी को एक्सरसाइज का शौक़ है, किसी को बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है, जो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई शौक़ होता है वो मेंटल रिलैक्सेशन करता है। ब्रेन में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, कई हार्मोन्स स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं और कई हार्मोन्स बॉडी को रिलैक्स करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने शौक़ के लिए कोई भी काम करता है, जो उसका शौक़ है और वो उसको पैशन के लिए वो काम कर रहा है, तो आमतौर पर पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी में सिक्रीट होते हैं, ब्रेन में सिक्रीट होते हैं, जो पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं और मेंटल रिलैक्सेशन देते हैं। तो कोई ना कोई शौक़ जरूर रखें और कोई ना कोई उसको आगे परस्यू करते रहें, ताकि हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी में बने रहें, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। जी डॉक्टर साहब, एक हम देखते हैं कि अल्सर अक्सर जो कहा जाता है कि अल्सर हो गया, बिल्कुल, ये बेसिकली है क्या चीज़ और कैसे इनसे बचाएं? बिल्कुल बिल्कुल। आम तौर पे बात करते हैं कि पेट में अल्सर हो गया है, पेट में दर्द होता है। आम तौर पे हाइपर एसिडिटी की वजह से या गलत खाने की वजह से, या हम छोटी छोटी बातों पे पेन किलर ले ली, सिर में दर्द हुआ कोई पेन किलर ले लिया, पेन किलर्स की वजह से आम तौर पे स्टोमक की, अमाशय की आंतरिक जो लाइनिंग होती है, आंतरिक जो सरफेस होती है वो डैमेज हो जाती है। वो डैमेज होने की वजह से जो पेट का जो एसिड है, जो नेचुरल एसिड है, वो उस लाइनिंग के कांटेक्ट में आता है और उस जगह को डैमेज करता है, जिसको अल्सर बोलते हैं। आमतौर पे पेशेंट हमारे पास क्या पेट दर्द लेके आते हैं, या कई बार किसी पेशेंट को खून की उल्टियाँ होती हैं। तो बेसिक ये है अल्सर से बचने के लिए कि फूड अच्छा रखें, स्पाइसी नहीं हो, और पेन किलर का जितना हो सके उसको अवॉइड करें, क्योंकि पेन किलर बहुत इंपॉर्टेंट कारण है अल्सर बनने का। जी, एक हम देखते हैं कि हम जब अपने राजस्थान के कई हिस्सों में जाते हैं और जयपुर में भी कई जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, हम देखते हैं कि लोगों में एक अलग थोड़ी सी बातें हैं। अगर पेट दुख रहा है या उनको पेट की वजह से कोई चक्कर आ रहे हैं, तो उनके अलग है कि शायद उनकी धरण चली गई है। एक अलग तरह की भ्रांति है लोगों में। बिल्कुल, वो क्या चीज़ है, क्योंकि लोग फिर उसके बाद में किसी बाबा को दिखाते हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ें होती हैं। बेसिकली धरण कंसेप्ट कहाँ से आया? बेसिकली अपने हार्ट से एक नस निकलती है जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, तो उस वेसल को अयोटा बोलते हैं। तो आपको कोई भी पेशेंट, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे हाथ रखेगा तो उसको पल्सेशन फील होगा, उस अयोटा का पल्सेशन फील होगा, जो नॉर्मल है, जो सभी होना जरूरी है, सबका ही होता है। जी। तो किसी भी व्यक्ति को पेट में दर्द होता है तो सबसे पहले वो हाथ पकड़ता है, अपना पेट पकड़ता है, तो उसको वो फील होती है, पल्सेशन फील होती है, तो उसको लगता है कि कुछ अंदर कुछ हिल गया है जिसकी वजह से मुझे फील हुआ है। तो ये बेसिक जो कंसेप्ट है धरण का वहाँ से शुरू हुआ है। तो पेट उसको रगड़ लेते हैं, या कहीं से उसको, कई लोग इस तरीके से हैं जो उसको ऐसे बोलते हैं कि सेट करवा दी हमने, धरण सेट करवा दी। हाँ, बिल्कुल। वो बेसिकली धरण सेट कुछ बेसिकली कोई साइंटिफिक कोई चीज़ नहीं है जो उसको हम सेट करवा सकें। वो तो अयोटा है, मेन आर्टरी है। तो ये लोगों में भ्रांतियाँ हैं। तो हम लोग जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको हम बताते हैं कि ऐसा धरण जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो धीरे धीरे पेशेंट समझते भी हैं ऐसा नहीं है। तो ये बेसिकली एक भ्रांति है। डॉक्टर साहब, हम बात करें अगर नवाचारों की, तो इस आपकी प्रैक्टिस के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ें रही, क्योंकि एक पेशेंट के साथ डॉक्टर का जो रिश्ता है वो काफ़ी गहरा होता है कि उनसे उनकी हर बात को मानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से नवाचार हैं जो वाकई में इस मेडिकल लाइन में आपने किए हैं? बेसिकली देखिए, ऐसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशनशिप बनता है कि पेशेंट डॉक्टर को पूरी बात बताए जी, और डॉक्टर पे भरोसा करे, और उतना ही डॉक्टर भी पेशेंट पे भरोसा करे और उसको सारी बात समझाए। तो दोनों ही जब तक एक दूसरे को नहीं बताएंगे, पूरी बात, उनसे इंटरेक्शन नहीं होगा। अभी बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि डॉक्टरों के पास टाइम नहीं है, पेशेंट पूरी बात बताते नहीं है, तो उनमें एक गैप हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि पेशेंट को बात सुन के उसको पूरी चीज़ बताई जाए और उसका बेसिक रूट कॉज बता के और उसका मॉडिफिकेशन किया जाए। जैसे हम पेट के डॉक्टर हैं, तो आमतौर पे पेट की बीमारियां रहन सहन के बदलाव की वजह से होती हैं। तो दवाई तो देनी ही है, साथ में उसको बेसिक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताना बहुत ज़रूरी है कि उसको लाइफ स्टाइल में क्या मॉडिफाई करना है,
कैसे इस चीज़ से बचा जा सकता है। तो प्रोफाइलैक्सिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय ट्रीटमेंट के। जी। तो उस तरीके से पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। जी। और सब समय तो वैसे ही बातचीत में चला जा रहा है, लेकिन एक मैसेज हम चाहेंगे कि आप इस तमाम लोगों को दें, क्योंकि लाइफस्टाइल लगभग सभी की है, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, सब लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस हुए हैं। एक मैसेज आपकी तरफ से कि क्या चेंजेस होने चाहिए और क्या सावधानियाँ, क्या कुछ रखें? देखिए, बेसिक बात तो यही है कि डाइट और रहन सहन वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी स्वस्थ शरीर के लिए। कम से कम हफ्ते में 7 दिन में से 5 दिन एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी शरीर के लिए कम से कम 1 घंटा दें, जिसमें कुछ मेंटल रिलैक्सेशन, कुछ फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज रखें। खान पान में ऐसा, क्योंकि खान पान को गरिष्ठ खाने को भी अवॉइड करना संभव नहीं है, तो उसकी मात्रा लिमिट करें, हफ्ते में 1 या 2 बार उसको लिमिट में रखें। स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लें, थोड़ा थोड़ा करके बार बार लेते रहें, एक साथ ज़्यादा नहीं खाना है, खाली पेट भी ज़्यादा नहीं रहना है। आजकल इस तरीके का नया कुछ चला है कि लोग 16-16 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं, कोई कंसेप्ट चला है, तो उसको करने से डिस्टर्बेंस होती है, अल्सर बनने की संभावना रहती है। 4th, अपना कोई ना कोई अपनी हॉबी परस्यू करते रहें, जिससे बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स रहें। तो बेसिक कंसेप्ट अपना यही है, टाइम से सो जाइए, क्योंकि बॉडी की एक सर्केडियम रिदम होती है। बॉडी की जो क्लॉक होती है वो सन को देख के चलती है, सूरज को देख के चलती है, जिसको सर्केडियम रिदम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो बॉडी की सर्केडियम रिदम, जैसे आप 12 बजे सो रहे हैं, रात को 1 बजे सो रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब होती है। वो नहीं करें, अर्ली जितना हो सके 9 बजे 10 बजे सो जाएं, अर्ली मॉर्निंग उठ जाएं, ताकि बॉडी अपने नेचर के साथ मेंटेन करके चलें। तो बेसिक कंसेप्ट तो ये है। जी। डॉक्टर साहब, बातें बहुत हुई, लेकिन हम चाहेंगे कि इस जाते जाते एक और आपसे गीत सुने। हाँ जी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। जिंदगी जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। बहुत खूब, बहुत खूब। और यही तो कहा जाता है कि ज़िंदगी इसी का नाम है, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। डॉक्टर साहब, बातचीत बहुत हुई है, लेकिन एक छोटा सा सवाल और मेरे दिमाग में हो रहा है कि फास्टिंग क्या है एक्चुअली? फास्टिंग इंडिया में बहुत अच्छा हम मानते हैं कि अच्छा रिचुअल है फास्टिंग, तो कितना बेसिकली देखिए, फास्टिंग का एक तरीका है, जैसे अपने रिचुअल अपन करते हैं कि भाई कई लोग ट्यूसडे करते हैं, कोई अपना डे फिक्स कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग बेसिकली एक अच्छी चीज़ है अगर वो लिमिटेड की जाए। जैसे आमतौर पे करते हैं, अपने रिचुअल्स ये हैं कि हफ्ते में 1 बार फास्टिंग कर लेते हैं, तो साइंटिफिक डिटॉक्सिफिकेशन है बेसिकली फास्टिंग, एक साइंटिफिक डिटॉक्सिफिकेशन है। उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है जापान में एक साइंटिस्ट को। लेकिन अभी जो कंसेप्ट चला है, आप देखेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करके चला है, वो 16-16 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं, कुछ 4-5 घंटे में अपनी डाइट को कर लेते हैं वो, फिर 16 घंटे 18 घंटे कुछ नहीं खाते हैं। जो इस तरीके की जो फास्टिंग है, या अपनी फ्रिक्वेंसी फास्टिंग की ज़्यादा रखते हैं, जो हफ्ते में 2 बार या 3 बार या 4-4 बार कोई लोग फास्ट करते हैं, तो ये जो इस तरीके की फास्टिंग है वह बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्कुल डाउन करती है जी। बॉडी का जब भी इम्यून सिस्टम डाउन होगा, तो जो नेचुरल जो डिजीज़ हैं, जो सब व्यक्तियों को, जैसे ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है जी, हर व्यक्ति की बॉडी में बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे ही उसका इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो वायरस, वो बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो बीमारियाँ होती हैं, वो जो इम्यून सिस्टम से कंट्रोल होती हैं, वो हावी हो जाती हैं जी। फास्टिंग ठीक है, लिमिटेड किया जाए, पर ओवर फास्टिंग करेंगे तो वो नुकसान करेगा डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ जुड़े और अपना कीमती समय हमें दिया। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर सुनील गुप्ता जी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, और साथ ही काफ़ी अच्छे संगीत हमने इनसे सुने। तो डॉक्टर साहब का भी जो कहना है, और वाकई में ये सच बात है कि आदमी अपने खान पान पे ध्यान दे तो स्वस्थ रहेगा और मस्त रहेगा, और इसी का नाम तो ज़िंदगी है। दर्शकों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे यानी कुलदीप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।